नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 31, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जिसमें कि एंटायर सिलेबस कवर किया गया है आरओ का थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे रूलर्स के नाम दिए हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, और सूची 2 में टाइटल्स दिए हैं प्रियदर्शी, सेंड्रोकोटस, अमितघात और विष्णुगुप्त। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है, जो आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, लोगों को पता होगा, वो है चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। तो डी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। चलिए प्रियदर्शी अशोक, सी का फर्स्ट यहां दिया गया है। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का सही उत्तर है सी। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाता है और बिंदुसार को अमितघात से। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के दक्षिण पथ प्रांत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? Which of the following was the capital of दक्षिण पथ province of the Mauryan Empire? तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन दिया गया अवंती राष्ट्र, तीसरा दिया गया कलिंग और आखिरी दिया गया सुवर्णगिरी। तो दक्षिण पथ प्रोविंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब क्लास देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख के प्रांत थे उनके नाम और उनकी राजधानी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैच द कॉलम के फॉर्म में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि दक्षिण पथ प्रोविंस का कैपिटल कौन सा है, तो आपने सुवर्णगिरी बता दिया। नहीं तो हो सकता है पेपर में मैच द कॉलम के फॉर्म में, सुमेलित करने के फॉर्म में पूछ ले। तो देखिए उत्तरापथ की अगर हम बात करें तो उत्तरापथ का राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, अवंती राष्ट्र की उज्जैन, कलिंग की तोशाली, मध्य प्रांत की पाटलिपुत्र और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक जगह। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, इसके पहले की क्लास में हमने कई टर्मिनोलॉजीज कवर की है मौर्यन पीरियड से रिलेटेड, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी बच्चे ने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बार जाइए उन टेस्ट को भी जरूर देखिए। तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो यहां पर देखिए, चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। सिल्वर कॉइन वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द चंद्रगुप्त सेकेंड। ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तोरमार हुड़ों का प्रथम शासक था, ये भी स्टेटमेंट सही है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। द लास्ट गुप्ता रूलर वाज द विष्णुगुप्त थर्ड, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। भारत में हुड़ों का आक्रमण कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तो जो हुण थे उन्होंने भारत में आक्रमण कुमार गुप्त के समय में नहीं किया था, वो किसके समय में किया था? स्कंद गुप्त के समय में किया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्यों सही उत्तर डी होगा? क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, वहां पे कुमार गुप्त की जगह आपका स्कंद गुप्त होगा। तो डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाई थी और सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ही चलाए गए थे। ठीक है, और अंतिम शासक मैंने आपको बता दिया कौन है? विष्णुगुप्त तृतीय है। तोरमार जो था वो हुणों का प्रथम शासक था। ठीक है, और धन विष्णु के एरण अभिलेख में इसका उल्लेख भी किया गया है।
और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जो स्तंभ अभिलेख है, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे, भित्री अभिलेख। पेपर में पूछा जाता है कि भित्री अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त से। ठीक है, स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ लेख से पता चलता है कि भारत में हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डायरेक्ट प्रश्न यहां से पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको भित्री अभिलेख के बारे में बता दिया। चौथे प्रश्न को देखिए, ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है चोल एम्पायर से रिलेटेड, जिसमें कि फाउंडर पूछा गया है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करिएगा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजा राज प्रथम, फिर विजयालय, फिर उसके बाद राजेंद्र सेकेंड। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? विजयालय। विजयालय वॉज द फाउंडर ऑफ चोल एम्पायर। ठीक है, लेकिन पेपर में ज्यादातर प्रश्न आपके राजेंद्र प्रथम और राजा राज से बनते हैं, तो इन दो राजाओं को आप ढंग से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है, होयसल मॉन्यूमेंट आर फाउंड इन, सबसे पहला आपको दिया गया है हम्पटी और हॉट पेट में, फिर हेलिब्रेड व वेल्लूर, फिर मैसूर और बंगलुरु में, या फिर श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो अगर हम होयसल मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो ये हेलिब्रेड और वेल्लूर में मिलते हैं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न देखिए क्लास, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? Where was the resolution of Quit India movement passed by the Congress Working Committee on 14th July 1942? बॉम्बे में, वर्धा में, लखनऊ में, या फिर त्रिपुरा में? तो याद करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्लास, बॉम्बे और वर्धा में मत कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे लिखा है रिजोल्यूशन पास करने की बात की गई है। ठीक है, रिजोल्यूशन पास्ड, व्हेन वाज द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड? तो इट वाज पास्ड इन वर्धा सेशन। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको पता है 1942 में वर्धा की बैठक में कार्यकारिणी समिति ने एक लंबा प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें की मांग की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत खत्म होना है, ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने की मांग की गई थी, तभी इसका नाम क्या पड़ा है? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और इस प्रस्ताव को 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अनुमोदित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, अनुमोदित किस में किया गया था? बॉम्बे में। ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन पास कब हुआ था? वर्धा में पास हुआ था। और आपको पता है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि बहुत से बच्चे बॉम्बे और वर्धा में कंफ्यूज हो जाएंगे। जो भी रट के बैठे हैं वो जैसे देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा हुआ है, वो तुरंत बॉम्बे लगाएंगे कि इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात की गई है, तो इसके प्रपोजल को इसका कब पास किया था रिजोल्यूशन कब पास किया गया था? वर्धा में पास किया गया था। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल? पहला है आपका सर एंड्रयू फ्रेजर, फिर है एच रिजले, फिर बोड्रिक है, फिर आखिरी में आपका दिया है एटी अरुंडले। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। और उस समय अगर मैं पूछूं आपसे वाइसरॉय कौन था, तो वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था। लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल बोला गया है, और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जो बंगाल था वो था सर एंड्रयू फ्रेजर। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, और ये एक पूछा गया प्रश्न है, पहले पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल पूरी तरह पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। ठीक है, और उस समय आपके लेफ्टिनेंट हमने बता लिया है, वाइसरॉय कौन थे वो भी पता चल गया, आपको डेट पता चल गई 16 अक्टूबर 1905। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी हम किस सुधारक को कहते हैं? एमजी रहाणे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रमाबाई को, या फिर गोपाल हरि देशमुख को? ठीक है, तो यहां पर गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है।
डी जो है 8वें प्रश्न का वो आपका सही उत्तर है। यहां पे देख लीजिए डी आपका सही उत्तर है और इनको और कई नामों से जाना जाता है। वो और नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकितवादी। तो कभी पेपर में अगर आपसे पूछे ज्ञान प्रकाश या फिर इंदु प्रकाश नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे गोपाल हरि देशमुख को। यहां पे समाचार पत्र दिए गए हैं 9वें प्रश्न में और संस्थापक दिए गए हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। तो एक एक को देखते हैं हम। जब भी हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर इससे रिलेटेड है। तो ए का थर्ड, ये तो आप तुरंत ही आंसर पे आ गए, लेकिन हम और को भी देख लेते हैं। सुधारक की जब भी बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दादा भाई नरोजी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न थोड़े इजी हैं आज के क्लास के, तो मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि मैम प्रश्न आज इजी हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। कुछ मॉक टेस्ट के प्रश्न डिफिकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं। अभी डिफिकल्ट प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो कि PYQ है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है, प्लेसेस दिए गए हैं और रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 का, उस रिवॉल्ट से रिलेटेड कौन कौन से लीडर कहाँ से एसोसिएटेड है वो है। तो पहले झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। जब भी हम झांसी की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, बहुत ही आसान है, तो ए का 4th। चलिए लखनऊ की बात करते हैं तो हम बेगम हजरत महल की बात करते हैं, बी का थर्ड। तुरंत ही आप आंसर पे आ जाएंगे, ए आपका सही उत्तर है। कानपुर की बात करेंगे तो अजीमुल्लाह खान की बात करेंगे, फैजाबाद की बात करेंगे तो हम मौलवी अहमदुल्लाह शाह की बात करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो गया। देखिए क्लास यहाँ पर कुछ और प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, इसको देख लीजिए आप, वही जो हमने डिस्कस किया है। प्लेसेस के नाम के साथ यहाँ पे विद्रोह का दमन करता जो थे, जिन्होंने विद्रोह को सप्रेस किया था, दबाया था, उनके नाम दिए गए हैं, तो इस पर फोकस करिएगा। झांसी की बात करते हैं तो अभी हमने बताया झांसी में आपका लीडर कौन था, रानी लक्ष्मीबाई थी, और यहाँ पे विद्रोह का दमन करता कौन था, जनरल यूरोज। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर उसके बाद जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल, और वहां पर आपके दमनकर्ता कौन है, कॉलिन कैम्पबेल बस याद रखिए। कानपुर और लखनऊ में आपके कैम्पबेल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दोनों जगह आपके कौन है, कैम्पबेल है। अजीमुल्लाह खान है कानपुर में और दमनकर्ता कौन है, कैम्पबेल है। फैजाबाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अहमदुल्लाह शाह ने किया था, और इसको दबाया किसने था, कर्नल नील ने। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा मुझे एक चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बिहार में कौन लीडर था, ठीक है, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और बिहार में विद्रोह को दबाया किसने था, दोनों नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 11वां प्रश्न भी एक बहुत ही आसान प्रश्न है। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी। Where did the मुर्शिद कुली खान moved his capital from the ढाका। पहला है कासिम बाजार, फिर मुंगेर, फिर मुर्शिदाबाद, फिर गौर। तो मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने अपनी कैपिटल ढाका से शिफ्ट की थी मुर्शिदाबाद। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 11वें का सही उत्तर क्या है, सी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, बंगाल प्रांत था ना आपका, ठीक है, तो मुगल काल में उस समय औरंगजेब था और औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। अगर पेपर में कभी पूछे कि मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। लेकिन आप सभी को पता है 1707 में क्या हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद से जो मुगल साम्राज्य था वो धीमे धीमे कमजोर पड़ता गया, ठीक है, वीक होता गया, और इसी का लाभ उठाते हुए इन्होंने बंगाल के ये जो आपके दीवान थे, इन्होंने अपने आप को, मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। वही चीज यहां पर लिखी है, देखिए। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1717 में इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब यहां पर एक चीज और हुई थी, 1717 में ही मुगल सम्राट जो था फर्रुखसियर, उसने क्या किया था,
उसने एक फरमान जारी किया था जिसमें कि उसने कहा था कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, उसे बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी थी। उसने कहा कि अब वो बंगाल में, जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, वो बंगाल में व्यापार ट्रेडिंग कर सकती हैं, जिसके वजह से मुर्शिद कुली खान को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और आगे की स्टोरी हम बाद में जानेंगे। फिर उसमें बाद में चल के प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है। तो अलग अलग आपके बंगाल की पूरी हिस्ट्री है, उसको किसी अलग क्लास में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए 12th प्रश्न देखिए, जब राजा वाडियान ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सॉरी क्लास। Who was the ruler of the Vijayanagar Empire when the King Vadiyan established the kingdom of Mysore? यहाँ पे पहला आपको सदाशिव दिया है, फिर तिकमल दिया है, फिर रंगा द्वितीय दिया है और वेंकट सेकंड दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जब किंग वाडियान ने मैसूर में किंगडम स्टैब्लिश किया था तो उस समय रूलर विजयनगर के थे वेंकट सेकंड। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है यहां पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न, विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने इसकी पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था, विटामिन एक ऐसा पोर्शन है साइंस का जिसमें से प्रश्न पेपर में बनते हैं। किस किस तरीके से बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। आज एक और प्रश्न उसी पर बेस्ड हम देखते हैं। सबसे पहले है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। सेकेंड है, विटामिन के की कमी से चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव होता है। ठीक है, अगर लैक ऑफ विटामिन के हो, विटामिन के की बात हो रही है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ये बोला है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2, सो आंसर विल बी सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, विटामिन डी की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए विटामिन डी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जब भी आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं तो उसमें लिखा रहता है मतलब कैल्शियम विद विटामिन डी, तो इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब एस्कॉर्बिक एसिड आपको किस में मिलता है? आंवला में मिलता है, नींबू में मिलता है, खट्टे उसमें टमाटर में मिलेगा, सब्जियों में मिलेगा। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। विटामिन डी की कमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिस होता है। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है, जिसमें कि बोन्स जो है वो आपकी वीक पड़ने लगती है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल विटामिन ई किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। पेपर में अक्सर पूछता है कि गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता जो होती है वो कम होती है और पेशियों में कमजोरी आती है। ठीक है, विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के अभी मैंने बताया है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है। ठीक है, चोट पर जो मतलब चोट लगी ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, और विटामिन के किसमें किसमें पाया जाता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा आपका समय लिया। चलिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोल्जी कॉय कोशिका का एक अंग इसे डिक्टोयोसोम भी कहते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉय इज एन ऑर्गन ऑफ द सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्टोयोसोम। फिर दूसरा है, गोल्जी कॉय का कार्य हार्मोन का संश्लेषण करना भी है। द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉय इज ऑल्सो टू सिंथेसाइज द हार्मोन्स। तो यहां पर ये बायो से रिलेटेड प्रश्न है और यहां पर दोनों ही आपका सही है। ठीक है, जो गोल्जी कॉय है ये आपका सेल का एक ऑर्गन है और इसको डिक्टोयोसोम भी कहा जाता है, एकदम सही है। और गोल्जी कॉय का एक जो सबसे बड़ा रोल है इज टू सिंथेसाइज द हार्मोन्स। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं यहां पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज नोन एज विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो मैं बता दूं, यहां पे जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। यहां पे देख लीजिए कृषि विधियों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले जब भी हम सेरिकल्चर की बात करते हैं तो हम रेशम के कीड़ों की बात करते हैं।
रेशम कीट के पालन की बात करते हैं सेरीकल्चर में, ठीक है। एपीकल्चर की जब हम बात करते हैं, मधुमक्खियों की बात करते हैं, बीज की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पीस की बात करते हैं, ठीक है। जब हम पिस्टिकल्चर की बात करते हैं तो हम फिशेस की बात करते हैं, मछलियों के पालन की बात करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम लोग फूलों के उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है। विटीकल्चर में हम अंगूर की खेती की बात करते हैं, विटीकल्चर में, याद रखिएगा। वर्मीकल्चर में केचुए पालन की बात होती है, अर्थवॉर्म की बात होती है। पोमोकल्चर में हम लोग फलों के उत्पादन की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। ओरेरिकल्चर में हम लोग सब्जियों के उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी की बात करते हैं। एरोपोटिंग में हम लोग हवा में जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग पानी में उगाने वाले पौधों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, कृषि विधियों के नाम दिए गए हैं, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल्यूमिनियम के बर्तनों को जंग रहित एवं विद्युत का कुचालक बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड को मेथनाइट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, टू मेक एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स रस्ट फ्री एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कोटेड, एकदम सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि वो आपका विद्युत का कुचालक बनने में बने, ठीक है, और रस्ट फ्री भी रहे, उसमें जंग भी ना लगे। एल्यूमिनियम कार्बाइड इज ऑल्सो नोन एज मेथनाइट, ये भी एकदम सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16वें का सी आपका सही उत्तर है। 17 प्रश्न देखिए, कौन सी गैस हास्य गैस के नाम से जानी जाती है? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसे कि हम लाफिंग गैस भी कहते हैं? इसका भी उत्तर आप सभी को पता होगा, एक आसान प्रश्न है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। यहां पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ठीक है, वेजिटेशन डिपेंड्स किन किन फैक्टर्स पे? तापमान पे, टेम्परेचर पे, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, मिट्टी की परत की मोटाई पर, नमी पर, मॉइस्चर पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आपको पता है वेजिटेशन में आपका सॉइल भी मैटर करता है, टेम्परेचर भी मैटर करता है, रेनफॉल भी मैटर करता है, सॉइल में कितना इरिगेशन हो रहा है, कितना पानी पड़ रहा है, ये भी मैटर करता है, मॉइस्चर भी मैटर करता है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। ये एक बहुत ही आसान प्रश्न था, आज के टेस्ट का सबसे आसान प्रश्न वो था। चलिए 19वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? Which of the following is main tribe of धौलाधर कैटेगरी? सबसे पहले अबोर दिया है, फिर गद्दी दिया है, फिर लेप्चा दिया है, फिर थारू दिया है। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या है? गद्दी, ठीक है। अगर हम अबोर की बात करें, अबोर जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ये जनजाति कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम लेप्चा की बात करें, लेप्चा सिक्किम में, और थारू तो आपके इधर यूपी साइड में मिलती है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भुगतान संतुलन में निहित होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ विजुअल आइटम, इनविजुअल आइटम, डेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण सब होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम एक बार समझ भी लेते हैं। यहां से देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, मतलब जो भी करंट अकाउंट में ट्रेड, जो भी ट्रेड गुड्स के हो रहे हैं, व्यापार जो हो रहे हैं, यहां से कोई चीज निर्यात की जा रही है, आयात की जा रही है, गुड्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही सर्विस, आप कहीं दूसरी कंट्री में जाके सर्विस प्रोवाइड करें, वहां से कुछ लोग आके सर्विस प्रोवाइड करें। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, जो भी ट्रांसफर हो रहा है, पैसों का लेन देन, सब, ठीक है। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, सब, डिपॉजिट, बोरोइंग, ठीक है, ये सारी चीजें, अदर फ्लो, ये सब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होता है, जिसमें कि हमने कहा है विजुअल आइटम और इनविजिबल आइटम। अब समझिए, विजुअल आइटम में जब हम किसी गुड को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करें, मतलब ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, तो वो आपका विजुअल आइटम हुआ ना। हमने कहा कि हम अपने सेब को दूसरे देश में भेज रहे हैं या फिर दूसरे देश से सेब ला रहे हैं, विजुअल आइटम। लेकिन जैसे सर्विस,
ठीक है, सर्विस आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इनविजिबल आइटम भी होती हैं। और डेट आपका होता ही है, मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे, एक्सटर्नल असिस्टेंस, डिपॉजिट, बोरोइंग, ये सब उसका पार्ट होता है। तो ये सब मिलाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। चीजें समझ में आई होगी थोड़ी सी। चलिए 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? हु हैज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर? ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर की बात की है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ए एंड बी, बोथ या फिर नन? तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री के हाथ में, याद रखिएगा। अब हम अनुच्छेद 74 को देखें। अगर आर्टिकल 74 को देखें तो उसमें क्या लिखा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 74 में दिया गया है। और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, एड एंड एडवाइस, ये जो शब्द है एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट कोई भी कार्य करता है तो वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ठीक है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। या फिर आखिरी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखिए जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये इसका सही उत्तर है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। 23rd प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया गया है। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी शैल नॉट रिमेन इन द फोर्स एट द एंड ऑफ 2 months इफ इट इज नॉट रेक्टिफाइड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। इसमें क्या लिखा है कि अगर 2 महीने के अंदर में, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी पास नहीं की गई तो वो रेक्टिफाई नहीं की गई। अगर 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर अगर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है उसको दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया तो माना जाएगा कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके अस्तित्व में नहीं है। शैल नॉट रिमेन इन द फोर्स दिख रहा है आपको। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, ठीक है। शैल नॉट रिमेन इन द फोर्स, अगर 2 महीने के अंदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया तो ये एकदम सही है, ठीक है, ये एकदम सही है। जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं और प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो 2 महीने का टाइम दिया रहता है, ठीक है, हाउसेस के पास कि वो फाइनेंशियल मतलब जो भी इमरजेंसी लगी उसको पास कर दे। नेशनल इमरजेंसी के केस में यही जो 2 month है वो 1 month में कन्वर्ट हो जाता है जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को छोड़कर केंद्र, राज्य तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन घटाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो तो सेंट्रल स्टेट, ठीक है,
सेंटर के, स्टेट के और अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो आपकी रिड्यूस हो सकती है एक्सेप्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये गलत स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट नहीं है, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, इमरजेंसी किन किन आर्टिकल्स में दी गई है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। और मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय आपातकाल को रेक्टिफाई करने के लिए ये जो 2 महीने हैं वो 1 महीने होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने कहा कि हम क्या लगा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, और उस जिस दिन प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया कि नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है, उसी के 2 महीने के अंदर इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और भी क्लॉजेस है, वो बहुत डीप में हो जाएगा, हम कभी और समझेंगे। आर्टिकल 356 में क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, ठीक है। फिर आर्टिकल 360 में क्या बोला गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। पेपर में पूछता है कि अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी, ठीक है, वित्तीय संकट कभी आया, तो आप क्या लिखोगे, नहीं, ठीक है, एक बार भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो यहाँ पे खाली एक स्टेटमेंट सही है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 24वां प्रश्न। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी पढ़ना जरूरी है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह प्रोवाइड किया गया, द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर एंड द स्टेट शैल नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये कितना परसेंट है, 15%। शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो ये किसमें कहा गया है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। ए आपका सही उत्तर होगा यहां पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 25वां प्रश्न। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया, ठीक है, किस एक्ट के थ्रू बर्मा को भारत से सेपरेट किया गया। तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो मैं आपको बता दूं ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सी आपका सही उत्तर है, यहां पर देख लीजिए सही उत्तर क्या है, सी सही उत्तर है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 909 की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉले मिंटो रिफॉर्म। मॉले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए ना, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 919 की बात करते हैं तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो ये है कि यहाँ पे डायरकी लगाई गई थी, किसमें, डायरकी जो थी वो कहाँ पे लगाई गई थी, प्रोविंस में डायरकी, प्रांत में डायरकी लगाई गई थी, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया, इसी डायरकी को प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दिया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है इन एक्ट से रिलेटेड, तभी मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहाँ पे सी आपका सही उत्तर होगा। 26 प्रश्न को हम देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है, हु आर द मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। पहला है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। फिर है आपका आखिरी है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यहां पर मैं बता दूं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एकदम सही है। फिर थर्ड होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, ठीक है। यहां पे बोथ द हाउसेज नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनके मेंबर्स नहीं आपके होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। और डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी।
तो 134 किस में दिया गया है, डी में दिया गया है, डी आपका सही उत्तर है। हम लोग चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ ये यूटी किसकी, दिल्ली एंड पुडुचेरी की, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, दिल्ली और पुडुचेरी को आपके 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हुए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 70th संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला देखते हैं, 27वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। यह भी एक आसान प्रश्न है। पहला दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करती है, ठीक है। आप सभी को पता है जब भी हम पंचायत इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं होता है, यहाँ पे किसका रोल होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। एकदम सही स्टेटमेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, यहां पर सभी पंचायतों का सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। द टेन्योर ऑफ द पंचायत विल बी फिक्स्ड फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए, एकदम सही है। फिर उसके बाद एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के भीतर नया चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। अ फ्रेश इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, ये भी एकदम सही है। 6 महीने के अंदर ही पंचायत इलेक्शन कराना जरूरी होता है। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपकी पंचायत से नहीं रिलेटेड है, 73rd है। 73rd अगर यहां होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, तो बी यहां पे आपका सही उत्तर है। आप सभी को पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हमारे संविधान में ऐड किया गया। इतनी चीजें आप सभी को पता है, देखिए यहां पर, ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, ये नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर प्रशासन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28वां, भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है। तो इसमें पूछा गया है कौन से शेड्यूल में हम नेम ऑफ द स्टेट एंड डिटेल ऑफ देयर टेरिटरीज मेंशन की गई है, ठीक है। पहली सूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर चौथी अनुसूची में। तो फर्स्ट में नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन है, ए आपका सही है। अब देखिए शेड्यूल से रिलेटेड प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जिस बुक से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले जब हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, स्टेट के नाम दिए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं और उनके जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है। सेकेंड शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिविलेजेस, अलाउंसेस और हम लोग बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं, किसके किसके, प्रेसिडेंट, ये हमने डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टेस्ट में आपसे, ठीक है, कि कौन किसका किसका प्रिविलेजेस और अलाउंसेस की बात हम करते हैं सेकंड शेड्यूल में। यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड कैग, ठीक है। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था, सेकंड शेड्यूल की बात की गई थी, यहाँ पे आपको ऑप्शन में कैग दिया था, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस दिए थे और फिर आपको प्रेसिडेंट दिया था और आपको दे दिया था इलेक्शन कमीशन। तो मैं बता दूं, देखिए सेकंड शेड्यूल में इलेक्शन कमीशन की बात नहीं की गई है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे खाली कैग की बात की गई है। थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओथ की बात की गई है, किसके किसके ओथ की बात की गई है, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की बात की गई है, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स की बात की गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कैग की बात की गई है, स्टेट मिनिस्टर की बात की गई है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है और हाई कोर्ट जजेस की बात की गई है, ठीक है, इनके ओथ की बात की गई है। फोर्थ शेड्यूल में
हम लोग क्या बात करते हैं, इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स। एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है किसमें, राज्यसभा में। फिफ्थ में क्या बात किया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। सिक्स्थ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में पूछा गया था कि सिक्स्थ शेड्यूल्ड में, छठवें अनुसूची में किन किन राज्यों की बात की गई है। तो यहां पे याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, नो मनी इन एटीएम, नो मनी इन एटीएम, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एटीएम, याद रखना। एटीएम में आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, लेकिन मणिपुर नहीं है, ठीक है। नो मनी इन एटीएम, एटीएम याद रखोगे, याद रहेगा। तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, लेकिन नो मनी, मणिपुर नहीं है। ये 6 शेड्यूल पेपर में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ। 7 शेड्यूल में हम क्या बात करते हैं, हम लिस्ट की बात करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं ना, यूनियन लिस्ट की बात करते हैं और स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, संघ सूची की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं और समवर्ती सूची की बात करते हैं। 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। 9 शेड्यूल में आपके किससे बात की गई, इसमें किस चीज की बात की गई है, लैंड रिफॉर्म्स की बात की है एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात की गई है, ठीक है। 10th में आपका क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 11th में क्या है, आप सभी को पता है, पंचायत से रिलेटेड है और 12वीं किससे रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। चलिए 29 प्रश्न देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड प्रश्न है। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त उष्मा होती है। The main source of energy of these cyclone is the latent heat of condensation। दूसरा है, इनकी आवृत्ति समानता अंडाकार होती है। Their frequency is usually elliptical। इन चक्रवातों का व्यास अधिकतम 100 किलोमीटर तक होता है। The maximum distance of these cyclone is 100 किलोमीटर। और आखिरी है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं। The tropical cyclone are not always moving। तो आपको पता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से साइक्लोन आपका रहता है ना, ऐसे करके चलता हुआ आपको दिखता है, ठीक है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एकदम सही है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेनली इलिप्टिकल होती है, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो इनका जो मैक्सिमम डायमीटर होता है वो 100 नहीं होता है, वो आपका 300 तक पहुंच जाता है इनका डायमीटर। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट ऑलवेज मूविंग, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, जो चक्रवात होते हैं ये समानता इनकी जो व्यास है वो 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की होती है। और ये हमेशा गतिशील, हमेशा चलते हुए नहीं, कभी कभी एक जगह कंसंट्रेटेड भी रहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः सुनामी का कारण बन सकता है, ठीक है। Which of the following can possibly cause सुनामी। सुनामी किन किन कारणों से हो सकती है। पानी के नीचे, समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आए तो सुनामी होगी। सुनामी में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें ना उठती है। तो पानी के अंदर अर्थक्वेक आए तो सुनामी होगी, ठीक है। चलिए, अगर कॉमेट या मेट्रॉइड समुद्र में अंतरिक्ष से गिरने वाले धूमकेतु या उल्कापिंड आके गिरे, तो अगर समुद्र में उल्कापिंड आके गिरेगा तो फिर से बहुत तेज से लहरें ऊपर उठेंगी ना, तो वो भी सुनामी उसके वजह से भी हो सकती है। अगर पानी के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा हो, ठीक है, ज्वालामुखी फूट रही हो, तो उस कारण भी सुनामी हो सकती है। लेकिन टॉरेंट रेनफॉल नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन दोनों की वजह से सुनामी नहीं होगी, ठीक है। साइक्लोन की वजह से सुनामी नहीं होगी। सुनामी में मेनली क्या होता है, बहुत तेज से जैसे आपकी लहरें उठती है, यहाँ पे आप कुछ डिस्टर्बेंस होता है पानी के अंदर में, ठीक है, जो प्लेट्स हैं वो हिलती हैं। अब वो अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या फिर कॉमेट्स के गिरने की वजह से होगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 5, तो आंसर क्या होगा आपका ए। तीसरे तो ए आपका सही आंसर है 30वें का। 31st क्वेश्चन को हम देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला आपका दिया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निष्पेषण से निर्मित परतदार चट्टानें होती है। धारवाड़ रॉक्स आर फ्लैंक्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स। दूसरा है, कुटप्पा क्रम की चट्टानें विंध्य
क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निष्पेषण से निर्मित परतदार चट्टानें होती हैं। द रॉक ऑफ द कटप्पा सीरीज आर लेयर्ड फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ विंध्यन रॉक्स। तो क्लास एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम धारवाड़, मैंने आपको बताया था धारवाड़ रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स नहीं होते हैं। जब हम बात करते हैं किस रेंज की, धारवाड़ और कटप्पा और हाँ, धारवाड़ में आपके मिनरल्स मिलते हैं और यहाँ पे आपकी क्या फॉसिल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली दे आर फ्लैंक्ड बाय द इरोजन ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो ये एकदम सही है पहला स्टेटमेंट। लेकिन जब हम कटप्पा सीरीज की बात करते हैं तो दे आर फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ विंध्यन रॉक्स, ये गलत है। यहाँ पे विंध्यन रॉक्स नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे खाली आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कटप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ रॉक्स के इरोजन से बनती है। तो कुछ ऐसे रहता है, पहले आर्चियन होता है, फिर धारवाड़, फिर कटप्पा, फिर उसके बाद आपका गोंडवाना, ठीक है। ऐसे ही आपका ये चलता है। चलिए, और मैंने आपको पता है धारवाड़ में, मैंने आपको बताया है धारवाड़ में आपके मिनरल्स मिलते हैं। जब हम गोंडवाना की बात करते हैं तो वहां पे कोयला प्रमुख क्षेत्र होते हैं वो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट? अमेजोन, आमुर, कांगो या फिर लीना? तो यहाँ पे आप सभी को उत्तर पता होगा, अमेजोन। अगर यहाँ पे नील दिया रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता, नील रिवर, ठीक है, नाइल रिवर, ठीक है, जो भी आप बोलिए। यहाँ पे देख लीजिए, जब हम नील नदी की बात करते हैं तो नील नदी की लंबाई कितनी है यहाँ पर, ठीक है। अब उद्गम, ओरिजिन आप देख लीजिएगा क्लास, यहाँ पर नील नदी की बात करते हैं तो बुरुंडी की बात करते हैं। अमेजोन नदी जो है वो बिलफेरी, पेरू, लेगो बिलफेरी से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यांगसी, जिसको कि जियांग नदी भी कहते हैं, इसका ओरिजिन तिब्बत के पठार से होता है। मिसिसिपी, ये आपका दक्षिण मोटाना जो कि यूएसए में है, ठीक है। येनिसी, मंगोलिया, ओब, मंगोलिया, पराना, ब्राजील के पठार से। फिर जायरे, जाम्बिया, ठीक है, आमुर, खिंगन श्रेणी और लीना, रूस पठार। तो क्लास प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ओरिजिन और आप जहाँ पे ये ड्रेन हो रही है, जहाँ पे इनका अंत हो रहा है, इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 33rd क्वेश्चन को हम देखते हैं। 33वें प्रश्न को, मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? मध्य भारत से ये निकलती है, फिर जाकर यमुना में मिल जाती है। घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर क्या होगा, बेतवा होगा। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी। अब देखिए आप यहाँ पर, ये कौन सी नदी है, ये आपको गंगा नदी दिख रही होगी, ठीक है। और इधर देखिए ये क्या है, ये यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी से देखिए बनास, चंबल, ठीक है, बनास दिख रहा है आपको, चंबल दिख रहा है, इधर बेतवा दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 34th प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है, ठीक है, प्रोडक्शन की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट मैग्नीज इन इंडिया? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका सही उत्तर आपका क्या है, मध्य प्रदेश। ए आपका सही उत्तर है। ए को एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर हम मैग्नीज के प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो सबसे पहले कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद कौन है, उड़ीसा है। लेकिन अगर हम रिजर्वॉयर की बात करें, भंडार की बात करें, जब भी आप मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दो चीज दिखेगी, प्रोडक्शन और रिजर्व, ठीक है, रिजर्वॉयर। तो भंडार, उत्पादन और भंडार। और अगर हम मैग्नीज के भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश लगाएंगे, भंडार की बात करेंगे तो उड़ीसा लगाएंगे। अगर हम विश्व में बात करें, पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा जो मैग्नीज है उसका उत्पादन कहाँ होता है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है,
साउथ अफ्रीका में। और अगर हम भंडार की भी बात करें तो उसमें भी साउथ अफ्रीका ही है लीडिंग में, ठीक है। लेकिन अगर हम उत्पादन में दूसरे नंबर पर देखें प्रोडक्शन में, तो वो आपका चाइना है। लेकिन अगर हम रिजर्वॉयर की बात करें, ठीक है, तो भंडार की, तो वहां पे दूसरे नंबर पे यूक्रेन है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा क्लास। 35वें प्रश्न की हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार है जो आम लोगों में वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करने में असाधारण योग्यता के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। द कलिंग अवार्ड इज एन अवार्ड गिवन बाय द यूनेस्को फॉर इट्स एक्सेप्शनल मेरिट इन प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक आइडियाज टू द जनरल पब्लिक। दूसरा है जगजीत सिंह 1963 में यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। जगजीत सिंह was the first Indian to be awarded UNESCO कलिंग प्राइज इन 1963। मैं आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अभी तक भारत में किनको किनको मिला है एक बार देख लीजिए। कलिंग पुरस्कार 1963 में सबसे पहली बार जगजीत सिंह को मिला था, 1991 में नरेंद्र सहगल को, 1996 में जयंत नालिंकर को, फिर बाल सुब्रमण्यम को, फिर उसके बाद प्रोफेसर यशपाल को। तो यहाँ पे हमने चीजों को डिस्कस कर लिया। 36 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। हाईएस्ट नंबर में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पहला है बनरावत, फिर है थारू, फिर सहरिया, फिर उसका धुरिया। तो यहाँ पे थारू जनजाति, बी आपका सही उत्तर है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति की जो परसेंटेज है वो कितना है, 8.6, ठीक है, 8.6% है, ठीक है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये कितना परसेंट है, 0.6% है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पूरे इंडिया की बात करें ट्राइब्स की तो 8.6 है, उत्तर प्रदेश में बात करें तो 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आप देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कहां पर है, तो वो है सोनभद्र में, उसके बाद बलिया में, फिर उसके बाद देवरिया में। अब हम बोले सबसे कम कहां मिलती हैं, तो वो है बागपत में, ठीक है। फिर राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या परसेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो भी क्या है, आपका सोनभद्र है, याद रखिएगा। और सबसे कम अनुसूचित जाति का परसेंट आपका कहां पर है, बागपत है। तो आप दो प्लेसेस को याद रखिएगा, सोनभद्र और बागपत। सबसे ज्यादा पूछेगा तो सोनभद्र में परसेंटेज में भी और पॉपुलेशन में भी, नंबर्स में भी सोनभद्र ही लीड कर रहा है। और अगर आपसे पूछेगा सबसे कम तो आप बताएंगे बागपत, इसमें भी और परसेंटेज में भी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। 37 प्रश्न को हम देखते हैं, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों को सही घटता हुआ क्रम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी कहां पर है, ऑप्शंस को एक बार आप लोग देखिए, मैं उत्तर बताती हूं। इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। एक बार हम चेक कर लेते हैं, सी आपका सही उत्तर है। 38 प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम क्या है। यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है और यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद एपेक्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो अगर यूटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, दिल्ली में है, फिर कहां है, चंडीगढ़ में है, फिर पुडुचेरी में है, पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी में है। तो डी हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव। बी आपका सही उत्तर हो गया। 39 प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाले केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम बताइए। अब यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन की बात की गई है, ध्यान में रखिएगा यूनियन टेरिटरीज में। तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन अगर यूटीज की बात कर रहे हैं तो वो है दिल्ली में, फिर उसके बाद कहाँ है, चंडीगढ़ में। तो देख लीजिए दिल्ली चंडीगढ़ किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है।
तो ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव और आखिरी में पुडुचेरी। अब आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है क्लास, अमेजन वर्षा वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला है, इसे लंग ऑफ आवर प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इट इज नोन एज द लंग ऑफ आवर प्लैनेट। इसका विस्तार 9 देशों में है। ब्राजील का लगभग 65% भाग इन्हीं वनों से घिरा हुआ है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसे लंग ऑफ आवर प्लैनेट कहा जाता है, लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है, ये 9 कंट्रीज में आपके एक्सटेंडेड है, लेकिन 65% जो है वो ब्राजील में सराउंडेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। करेक्ट बोला है, 1 और 2। तो आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर, ये देखिए अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ जंगल लंग ऑफ आवर प्लैनेट के रूप से जाना जाता है, जिसको कि हम अमेज़न की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 8 दक्षिण अमेरिकी देशों से में है, जिसमें कि आपके नाम देख लीजिए एक बार कौन कौन से हैं, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। और इसमें से एक आपका कहां पर है, एक फ्रांसीसी क्षेत्र में है। ठीक है, तो टोटल 9 है, याद रखिएगा यहाँ पे 8 दक्षिण अमेरिकी देश हैं और एक फ्रांसीसी क्षेत्र है, क्षेत्र में आने वाला देश है, तो 9 हो गए आपके। और अमेज़न वन का लगभग 60% जो है वो ब्राजील में पाया जाता है, जो ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का 40% है। तो इसका सही उत्तर आपको मिल गया। चलिए, धन्यवाद क्लास। आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। आज के सेशन के प्रश्न थोड़ा सा आसान थे आप लोगों के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप में से ज़्यादातर बच्चों ने बहुत ही अच्छा आज की क्लास में स्कोर किया होगा, क्योंकि आज का पेपर पहले के पेपर के कंपैरिजन में काफ़ी आसान था। तो आप देखते रहिए कि इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे फिर 40 प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या के साथ, रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।